हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी कोर जियोमॉर्फोलॉजी है ना, उसको काफ़ी गहराई से देख रहे हैं। इसी बीच एक विद्यार्थी का मेरे पास एक नहीं काफ़ी सारे विद्यार्थियों का आया। एक विद्यार्थी का बिल्कुल अलग ही मैसेज था, तो इसलिए वो एक विद्यार्थी रहा दिमाग में। तो चलिए अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस क्या थे वो भी आपको डिस्कस करके बताता हूँ मैं अभी। तो आज का हमारा लगेगा जो ये है लेक्चर नंबर 15 है। इसके अंदर आपको कितने 3 पार्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 15 ये काफ़ी लेंथी रहने वाला है। कितना लेंथी मुझे नहीं पता, लेकिन 3 पार्ट्स रहेंगे इसके अंदर। पार्ट ए, डी और सी अलग अलग नहीं मिलेंगे, सारे इसी के साथ ही मिलेंगे। तो पार्ट ए है ना, पार्ट बी के अंदर मैं करवाऊंगा पैंक, और पार्ट सी के अंदर रहेगा एलसी किंग। ठीक है, अब देखिए जो पार्ट ए है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या नाम है, WM डेविस वाला जो टॉपिक है हम कर चुके हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का ना मेरे पास सजेशन मान लीजिए, रिक्वेस्ट मान लीजिए, या फिर कुछ भी आप मान लीजिए, उन्होंने यही बोला कि सर ये हमने जब इसको किताब में से पढ़ रहे हैं ना, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि भाई इसको 250 शब्दों में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, मतलब कि पेपर के जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लायक इसको कैसे बनाया जाए। तो हमें इसके लिए ना आप राइटअप प्रोवाइड कर दीजिए। तो आज मैं क्या करवाने वाला हूँ, पहले इसका राइटअप प्रोवाइड किया जाएगा, फिर ये कंसेप्ट समझाया जाएगा, इसका राइटअप दे दूंगा मैं आपको, ये कंसेप्ट समझाया जाएगा, इसका राइटअप दे दिया जाएगा। क्योंकि ये जो 3 वो आता है नहीं आता छोड़ दीजिए, लेकिन ये अल्टरनेटिव ईयर में आता ही आता है। ये एक साल आपका डेविस आएगा, अगले साल पैंक आया, फिर डेविस, फिर पैंक, डेविस पैंक, इस तरीके से आता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगा आपको ये राइटअप के फॉर्मेट में करवा देना चाहिए, ताकि आपका क्या बोलते हैं, अरे कमांड अच्छी हो पाए। एकदम से कई बार क्या होता है कि दिमाग खाली हो जाता है ना, शब्द नहीं रहते। तो आप एक काम कीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। ये जो WM डेविस वाला है ना, ये पार्ट 1, ये अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। डाल लीजिए, पहली हेडिंग है आपका नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, समझा दिया है ऑलरेडी आपको। अगर कोई बच्चा पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो इससे पहले का जो लेक्चर नंबर 14 वो आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है राइटअप की ज़रूरत है तो आप ये लेक्चर पूरा देखिए। अदरवाइज़ यहाँ पे जैसे पैंक आएगा ना, पैंक से आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और दूसरे बच्चों की भलाई के लिए आप नीचे टाइमिंग भी लिख दीजिए, किस टाइम से पैंक स्टार्ट हुआ है। ठीक है बच्चे, फिर ताकि डायरेक्ट पैंक को मीन्स उस टाइम लाइन को क्लिक करके प्रोसीड कर जाएँ। ठीक है, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, या फिर दूसरा नाम क्या है, डेविजियन साइकिल ऑफ इरोजन। इंट्रोडक्शन लिखिए इसके अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहली लाइन है इसके अंदर। द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म is caused by both endogenetic and exogenetic processes. Is caused by both endogenetic and exogenetic processes. Full stop. The exogenetic process known as destructive process. The exogenetic process is known as a destructive process. ठीक है, अब जो ये प्रोसेस है किसके अंदर इंगेज होती है, इंगेज इन डेन्यूडेशन एंड लोवरिंग ऑफ रिलीफ। डेन्यूडेशन एंड लोवरिंग ऑफ रिलीफ। लोवरिंग ऑफ रिलीफ का मतलब ये है, पहले ये हाइट है किसकी, माउंटेन की। लोवरिंग ऑफ रिलीफ का मतलब क्या होगा, धीरे 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 इसकी हाइट कम होती गई। lowering of relief, full stop. The intensity of this denudational process, is depends upon type of weathering. नहीं, आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान मत दीजिए, मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम सेट करके रख रहा हूँ, ताकि कहाँ तक लिख लिया आपने, टाइप ऑफ वेदरिंग एंड एजेंट ऑफ इरोजन। टाइप ऑफ वेदरिंग एंड एजेंट ऑफ इरोजन। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस फर्दर डिपेंड ऑन
climatic zone. This further depend on climatic zone, and thus the work of geography is to understand the zonal implication of external agent. The work of geography is to understand the zonal implication of external agent. अगला पॉइंट, द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म इज ए साइक्लिक. द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म in a cyclic manner is first given by James Hutton, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1785, given by James Hutton, ब्रैकेट में 1785, in which he said, क्या बोला था इन्होंने, in which he said, ये सारे अब कॉमाज में आएंगे, अपोस्ट्रोफी कॉमाज में रहेंगे, present is key to the past, in which he said present is key to the past. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. या फिर इसको आप दूसरे और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, और देयर इज नो वेस्टेज ऑफ बिगिनिंग, and no prospect of end, जो बच्चा ये सीरीज कंटिन्यू देख रहा है वो तो समझिएगा इस लाइन का मतलब क्या है. अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो उसको मैं समझा दूंगा. एक लाइन और है, पहले आप वो लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको. दिस gave rise to the principle of uniformatism, which influence cycle of erosion, अब किस किस के साइकिल के इरोजन को इम्पैक्ट किया है, फ्रॉम डेविस टू पेंक एंड एलसी किंग, डेविस टू पेंक एंड एलसी किंग. ठीक है, इनके जो दिए गई थ्योरीज थी उनको क्या किया, इम्पैक्ट किया. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. अब देखिए यहाँ पे था ये जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पूरी लाइन का, देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ बिगिनिंग एंड नो प्रोस्पेक्ट. ना हम कभी बिल्कुल शुरुआत में जाके देख सकते हैं कि क्या था, और ना हम बिल्कुल अंत में जाके देख सकते हैं क्या था. हम क्या कर सकते हैं, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे जो अवेलेबल है उसको प्रोसेस करके ही हम पता कर सकते हैं कि पहले क्या था, और वो सिर्फ हमारी अजम्पशन होगी, वही फिक्स हो, नॉट पॉसिबल. ठीक है, सबका मतलब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया. अगले पैराग्राफ में लिखिए. अच्छा, जो अभी तक हमने लिखा है ना, इसका सिंपल भाषा में आपको मीनिंग बता देता हूँ. इसमें अभी तक ये बताया गया है कि कौन से एजेंट काम करते हैं. ठीक है, वेदरिंग और इरोजन. ठीक है, ये बताया है आपको. और फिर इसके बाद अभी क्या बताया गया है कि जो हमारा बैकग्राउंड है ना वो ऐड किया गया है इसके अंदर, यानी कि यूनिफॉर्मेटिज्म, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ये इसके अंदर ऐड कर दिया. और फिर इसके अंदर जो वेस्टेज एंड नो प्रोस्पेक्ट वो लाइन इसमें ऐड कर दी है. फिर इसने किस तरीके से इम्पैक्ट किया डेविस को वो यहाँ पे लिखा गया. यही होता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए, बैकग्राउंड को उठा के आप कनेक्ट कीजिए जो सवाल में पूछा गया है. ठीक है, फिर उसके बाद कनेक्टिंग लाइन लिखी है आपने, वहाँ से फिर आपकी बॉडी स्टार्ट होगी. ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन के बाद सीधा आपने बॉडी स्टार्ट कर दी, बीच में कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए. कनेक्टिंग लाइन में मतलब क्या होता है, कनेक्टिंग लाइन का मतलब ये होता है, यहाँ पे आपने मान के चलिए कोई भी वर्ड लिखा, मान लीजिए पेंक लिखा, तो आपकी जो कनेक्टिंग लाइन है ना स्टार्ट पेंक से होनी चाहिए, और ख़त्म जो वर्ड हुआ है ना, मान के चलिए हिमालय से ख़त्म हुआ है. ठीक है, आपका वो जो स्टेटमेंट है हिमालय से ख़त्म हुआ है, तो बॉडी के अंदर ना जो आपकी जो स्टार्ट होगी ना, जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो हिमालय से स्टार्ट होनी चाहिए. इससे कंप्लीट फ्लो आता है पढ़ते हुए. समझ में आ गया आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किया जाता है.
ठीक है। अभी तो फिलहाल आप अपने बेसिक कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, समझिए इसको किस तरीके से हेल्प करने वाला है आपकी अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ तक लिख लिया ना, पेंक एंड एल्सी किंग, बहुत बढ़िया। आगे लिखिए इसके अंदर, नेक्स्ट पैरा के अंदर, W.M. Davis published his geographical cycle of erosion. W.M. Davis published his geographical cycle of erosion in 1899. In 1899, किससे इंस्पायर? इंस्पायर्ड बाय डार्विन्स origin of species. Inspired by Darwin's origin of species. Full stop. He expressed the opinion, अगर आप थोड़ा और बेहतर लिखें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंस्पायर्ड बाय डार्विन, he expressed the opinion that landform evolve like organism. Landform evolve like organism passes through stage of youth, mature and old age. Passes through stages of youth, mature and old age. यानी कि हमने क्या कर दिया, अब कनेक्ट करते हुए ला रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ। अभी हमने कनेक्ट कर दिया है, हाँ, इन्फ्लुएंस किन से हुए वो कर दिया कनेक्ट। फिर इसके बाद हमने अभी ये ऐड कर दिया है यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, नेक्स्ट में लिखना है आपको, ही कॉल्ड, अच्छा वो किताब जो है ना जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, आंसर में आनी चाहिए आपके, ठीक है। He called this as geographical cycle of erosion or complete cycle of river life. He called this as geographical cycle of erosion or complete cycle of river life, यानी youth, mature and old age। डायग्राम में देख रहा है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है उसका, ठीक है, ओके। ये परफेक्ट डायग्राम है यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज का। नेक्स्ट लिखिए, अब अजम्पशंस क्या ली गई थी, ठीक है, बेसिक अजम्पशंस अब वन बाय वन करके लिखना स्टार्ट करते हैं। बेसिक अजम्पशंस, पॉइंट 1, अकॉर्डिंग टू डेविस द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। अकॉर्डिंग टू डेविस नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट्स विद रिवर। किससे स्टार्ट हो रहा है? रिवर से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट्स विद रिवर, because his cycle is based on humid temperate. His cycle is based on humid, temperate area of world, where river is the most dominant agent of erosion. Where river is most important agent of, या फिर मोस्ट डोमिनेंट एजेंट ऑफ इरोजन। अच्छा, दो कैरेक्टर होते हैं यहाँ पे, एक होता है रिसेसिव ट्रेट और एक होता है डोमिनेट ट्रेट, ठीक है। ये जेनेटिक्स के अंदर आता है, ग्रीगर और मेंडल के द्वारा दी गई है ये जेनेटिक्स की थ्योरी। इसके अंदर होता है क्या है, ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। ये जो, अच्छा ये रिसेसिव है ना, ये ब्लैक कलर, ब्लैक तभी दिखेगा अगर ब्लू कलर नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये ब्लैक कलर, आपको ब्लैक कलर तभी दिखेगा ब्लू कलर नहीं है। इसका मतलब ये है, ये अपनी प्रेजेंस तभी ही शो कर पाएगा अगर ये अकेला है। इसके साथ दूसरा कोई और आ गया, उसका इम्पैक्ट इसको कम कर देता है। जैसे लहसुन और प्याज, जब आप सब्जी में डालते हैं, लहसुन क्या करती है, जितने और इंग्रेडिएंट डले होते हैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। उसका फ्लेवर कभी भी जीभ पे आता ही नहीं है, आपकी टंग के ऊपर नहीं आता। तो अब क्या हुआ, जितने और फ्लेवर थे क्या थे, वो रिसेसिव थे। अगर उसके अंदर लहसुन ना डाली जाए, मतलब लहसुन को निकाल ले, तो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनके फ्लेवर आते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे शब्द यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है, रिवर करती है, ठीक है। कौन से एरिया में, जहाँ पे ह्यूमिडिटी है।
ह्यूमिडिटी कहाँ पे है, 0 से 5 डिग्री का जो लैटिट्यूड है ना, 0 से 5 डिग्री का लैटिट्यूड कौन सा, ये आपका क्या हो गया अर्थ, और ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया आपका 0 से 5 डिग्री का लैटिट्यूड। ठीक है, ये है आपके ह्यूमिड एरिया। फर्दर अगर आप इंडिया के केस में देखें, इंडिया आपका तकरीबन यहाँ पे आता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रह जाता है इक्वेटर से। ठीक है, तो इंडिया के अंदर आपको सारी सिचुएशंस देखने को मिलती है। इंडिया में पहाड़ है ना, इसलिए यहाँ पे जो पेरिनियल रिवर सिस्टम भी मिलता है। ठीक है, आगे फिर आप लिखिए, कहाँ तक लिखा है आपने, अजम्पशंस लिखा है ना, डोमिनेंट एजेंट ऑफ इरोजन, फुल स्टॉप। लैंडफॉर्म अंडरगोज इन organic selection just like living beings undergoes, just like living beings undergoes natural selection। जो लिविंग बीइंग है कैसे जाते हैं, वो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में जाते हैं। मैंने बोला था ना कि नेचुरल सिलेक्शन है, बस ये आप अपने आंसर में लिख देंगे ना तो ऐसा लगेगा आपने डार्विन की थ्योरी को भी बहुत गहराई में देखा है। ठीक है, एग्जामिनर वहाँ पे नहीं बैठा कि आपने जो शब्द लिखा है उसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं, 250 शब्द के अंदर बस आप लिख दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है चीज़ों को आपस में जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, फुल स्टॉप। दिस selection occurs in stages, comma, giving rise to almost flat surface near the base level। मैंने बोला था ना बेस लेवल बार बार आएगा, रिवर रिजुविनेशन, इसलिए मैंने दोबारा करवा दिया आपको। ठीक है, नियर टू द बेस लेवल क्या बोला जाता है, क्या बोला है यहाँ पे डेविस ने इसे, नोन एज पेने प्लेन। क्या बोला जाता है, पेने प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या क्या एजम्पशंस ली गई हैं। सबसे पहली एजम्पशन क्या है, यहाँ पे मेन एजेंट कौन सा है, रिवर है। ठीक है, और लास्ट में क्या बनेगा, पेनेप्लेन बनेगा। तीसरी एजम्पशन लिखिए, लैंडफॉर्म इज एन आउटकम ऑफ बोथ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। लैंडफॉर्म इज एन आउटकम ऑफ बोथ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, एंडो एंड एक्सो दोनों प्रोसेस, फुल स्टॉप। Endogenetic process through rapid upliftment, दिख रहा है आपको डायग्राम में, रैपिड अपलिफ्टमेंट, कल के डायग्राम में बनवाया था आपको मैंने ये, कॉमा, will create relief feature, full stop। Once upliftment stops, comma, the landform is giving rise, एक मिनट, लैंड अपलिफ्टमेंट स्टॉप हो गया, ठीक है, कॉमा, the agent of denudation will start reducing the height of landform, giving rise to featureless peneplain। लिख लिया, गिविंग राइज टू फीचरलेस पेनेप्लेन। फोर्थ लिखिए, द uplifted landform is of homogeneous structure, the uplifted landform is homogeneous structure and same lithology। पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है या नहीं है बताइए, एज पर देयर अजम्पशन। मैंने इसलिए बोला था यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इन्होंने इतनी ज़्यादा बात नहीं की है स्ट्रक्चर के बारे में, सीधा से बोला सारे एक ही जैसे स्ट्रक्चर हैं। सेम वही बात जैसे एरे ने बोला था,
हैरे ने भी तो यही गलती की थी कि भाई एक ही जैसे वुड वुड वुड, यानी जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था रूट फॉर्मेशन की। ठीक है, चलिए दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट, द अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म इज ऑफ होमोजीनस स्ट्रक्चर एंड सेम लिथोलॉजी full stop. The process of upliftment is cheap source of potential energy. Cheap source of potential energy. The process of upliftment is cheap source of potential energy. इसका मतलब समझ में आया? पहाड़ आपके ऊपर उठ रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ पे नदी के पास क्या आई है, ताकत आई है, काइनेटिक एनर्जी आई है। क्यों? स्लोप तीखे हो गए ना। सिक्स्थ, एज द रिवर पासिस फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज, एज द रिवर पासिस फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज, potential and kinetic energy decreases. Potential and kinetic energy decreases and near graded condition is achieved. And near graded condition is achieved. ये वो वाली सिचुएशन है जब आपने देखा होगा ना, नदियाँ क्या करती हैं, एक यहाँ से निकल के इधर बह गई, अरे कुछ इस तरीके से बन जाती है। ग्रेडेड कंडीशन का मतलब ये होता है, ये पहले आपकी प्रॉपर एक रिवर बह के आ रही थी, लेकिन हुआ क्या, अब पावर है नहीं रोड करने की, ये यहाँ से ऐसे बहती जाएगी है। ठीक है, इधर इसने टापू बना दिया, या आगे जाके फिर ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेडेड अचीव्ड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी को एक ग्रेडेड चैनल मॉर्फोलॉजी करेंगे ना, उसमें लिखा आएगा ग्रेडेड टाइप ऑफ चैनल मॉर्फोलॉजी। अब आप थ्योरी लिखिए, यहाँ से थ्योरी स्टार्ट होती है। थ्योरी लिखिए। डेविस गेव हिज थ्योरी ऑन 3 फैक्टर। डेविस गेव हिज थ्योरी ऑन 3 फैक्टर known as trio of Davis, known as trio of Davis। क्या है वो? स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम। स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा, अजम्पशंस देखी हैं। सबसे पहली अजम्पशन क्या है, यहाँ पे इन्होंने लोकेशन कौन सी ली है, जहाँ पे ह्यूमिड और टेम्परेट रीजन हो। ठीक है, कैसा रीजन हो, ह्यूमिड और टेम्परेट रीजन लिया है। और बताइए यहाँ पे दूसरा अजम्पशन क्या है, रिवर डोमिनेट कर रही है। फिर इन्होंने क्या बोला, सेम लिथोलॉजी है। फिर इन्होंने क्या बोला कि जो अपलिफ्टमेंट हुई है उसी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई है। फिर उसके बाद क्या बोला, जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती जाएगी इनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब आप लिखिए थ्योरी। थ्योरी के अंदर डालिए सबसे पहला पॉइंट स्ट्रक्चर के बारे में। इन द केस ऑफ Davis, main methodology, fold, fault, permeability, अच्छा मेन बोला, मीन्स है वो, मीन्स मेन नहीं, मीन्स। दोबारा से बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ डेविस स्ट्रक्चर, इन द केस ऑफ डेविस मीन्स methodology, folds, fault, permeability, porosity of rock, हार्डनेस ऑफ रॉक एटसेट्रा। ठीक है, लाइट जा चुकी है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या लेना पड़ेगा, मैं एक बार बंद कर देता हूँ। ठीक है, आप एक बार इतना लिखिए, अभी तक हम स्ट्रक्चर तक पहुँचे है ना। चलिए, कूलर हो गया है बंद,
क्या करें भाई, यहाँ पे बताया टेम्परेचर 47 के, कभी कभी तो 48 पहुँच जाता है, एकदम हीटअप हो जाता है भाई ये पूरा स्टूडियो। चलिए कहाँ तक लिखा है आपने, हार्डनेस ऑफ रॉक एटसेट्रा, यहाँ तक लिख लिया ना, बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट लिखिए, स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द टाइप्स एंड इंटेंसिटी ऑफ इरोजन। स्ट्रक्चर डिटरमाइन द टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ erosion, full stop. Hard rocks are resistant to erosion as compared to sedimentary rock. Hard rocks कहां तक लिखे भाई, hard rocks are resistant to the erosion as compared to sedimentary rock, while softer rocks such as sedimentary rocks are more permeable, comma, easily weathered and erode, more easily weathered and erode, full stop. Thus, according to Thornbury, the structural feature of rock are much older than geomorphic form. Thus, according to Thornbury, the structural feature of rock are much older than the geomorphic forms develop on them. इसका मतलब ये है कि भाई स्ट्रक्चर ज़्यादा पुरानी है एज कम्पेयर टू उसमें वी शेप की वैली। भाई वी शेप की वैली बनी तभी ना, उसके अंदर डायग्राम में देखिए, पीछे मैंने तो कुछ नहीं बनाया, सारा साफ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर पुराना है एज कम्पेयर टू, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं जो मटेरियल है उसका, ठीक है, उसकी। लास्ट लाइन दोबारा रिपीट करो, दोबारा बोल देते हैं। Thus, according to Thornbury, the structural feature of rock are much older than geomorphic forms develop on them. प्रोसेस के बारे में लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग है प्रोसेस। applies to many physical and chemical ways in which earth surface is modified, full stop. This endogenetic and exogenetic process interact, full stop. According to Davis, endogenetic process produce irregularity. According to Davis, endogenetic process cause irregularity. अरे मतलब माउंटेन्स और ये होस्ट एंड ग्रैबन का बनना, ये है irregularities. While exogenetic processes tend to level down them. बाहर बहुत ज़्यादा तेज डस्ट स्टॉर्म आ रखा है, आवाज़ आ रही होगी ना, ये स्टूडियो का गेट हवा की वजह से हिल रहा है ये अभी, ठीक है। कहाँ तक लिखा है आपने, इर्रेगुलरिटी। एंड अकॉर्डिंग टू डेविस, लैंडफॉर्म लाइक, अच्छा ये लिख लिया, वाइल एक्सोजेनेटिक प्रोसेस टेंड टू लेवल डाउन द इर्रेगुलरिटी, बहुत बढ़िया, फुल स्टॉप। According to Davis, landform like plant and animal have their individual distinguished feature which are depend upon geomorphic process responsible for their development.
रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेवलपमेंट। लाइन में एक बार फिर दोबारा बोल देता हूँ, अकॉर्डिंग टू डेविस, लैंड फॉर्म like plant and animal have their individual distinguishing feature which are depend upon geomorphic process responsible for their development। geomorphic process responsible for their development। इसकी सिंपल सी अगर आप लाइन समझना चाहें, जो अंदर से फोर्स लग रहा है उसका काम है माउंटेन बिल्ड करना, जो बाहर से फोर्स लगता है उसका काम है उसको दोबारा से प्लेन करना। ठीक है, इसको कंपेयर करके बताया गया है इंसानों के साथ। जैसे हर एक इंसान, ह्यूमन बीइंग, जब हम बिहेवियरल ज्योग्राफी करेंगे ना, उसके अंदर आएगा कि दो खेत हैं। ठीक है, उसके अंदर दो खेत हैं, एक खेत का मालिक ये और दूसरे खेत का मालिक, इसमें पैदावार ज़्यादा इसमें पैदावार कम, दोनों ने सेम बीज यूज़ किए हैं। रीज़न क्या है? एक ने मेहनत ज़्यादा की, उस दूसरे ने मेहनत ही नहीं की, इसलिए क्या हुआ, पैदावार कम हुई। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हर किसी का अपना अलग अलग फीचर है, अलग अलग ट्रेट है, अलग अलग बिहेवियर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल का क्या है, अलग अलग बिहेवियर है, इसी तरीके से यहाँ पे प्रोसेस है उसका भी क्या है, अलग अलग रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, यही यहाँ पे लिखवाया गया है कंपैरेटिव। ठीक है, कहाँ तक लिखा आपने? बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। V shape valleys are formed by erosional activity। V shape valleys are formed by erosional activity। लिख लिया? ठीक है, अब एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनती है ड्रमलिन्स। ठीक है, वो भी लिख लीजिए। ड्रमलिन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियल, ड्रमलिन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियल डिपोजिशन, एटसेट्रा, फुल स्टॉप। द एक्सटर्नल प्रोसेस इज reduced the landform, the external process is reduce the landform to form a flat featureless peneplain, a flat featureless peneplain। ठीक है, तो यहां पे हमने स्ट्रक्चर को देख लिया, प्रोसेस को देख लिया, अब बारी है वक्त को देखने की, यानी कि टाइम को देखने की। चलिए लिखिए टाइम। एज पर डेविस कॉमा, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट factor among the trio, is the more important factor among the trio, full stop। टाइम और स्टेज, क्या बात है, कितनी तेज हवा आ रही है, सच में बहुत। यहाँ से तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ स्टूडियो के बाहर पेड़ बिल्कुल ऐसे झुक रहे हैं। चलिए देखते कितनी देर तक और यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी क्लास। कोई बात नहीं, लेक्चर तो पूरे रहेंगे आपके। कहाँ तक लिखा आपने? अमंग द ट्रायो लिख लिया, फुल स्टॉप। टाइम और स्टेज इंडिकेट, टाइम और स्टेज इंडिकेट द लेंथ, द टाइम और स्टेज। देखिए यहाँ पे अगर कहीं पे स्टेज लिखा हुआ मिले ना, तो वो डिपेक्ट किसको कर रहा है? टाइम को ही डिपेक्ट कर रहा है। ठीक है, टाइम और स्टेज इंडिकेट द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ जियोमॉर्फिक साइकिल इज कंप्लीटेड, लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच जियोमॉर्फिक साइकिल इज कंप्लीटेड। ठीक है, फुल स्टॉप। He divided the stage into youth, mature and old age, यानी कि समय की बात की जा रही है। He divided the stage into youth, mature and old age। बहुत सीवियर हवा चल रही है बाहर। Youth, mature and old age। अच्छा, ये इतनी तेज हवा कैसे आती है, ये स्पीड कैसे गेन करती है इतनी? ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, ये सारा क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे।
मौसम वैसे अभी बन रहा है क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाने का, लेकिन अभी डेविस को समझते हैं तभी क्लाइमेटोलॉजी समझ में आएगी। ठीक है, तो कहाँ तक लिख लिया आपने? डिवाइडेड द स्टेज इनटू यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज बेस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ, बेस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ, फुल स्टॉप। दिस रिलेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, दिस रिलेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ विद लैंड फॉर्म इज फॉल्टी। अरे कैसे आप जमीन को और इंसान को कर सकते हो? जमीन तो लाखों साल तक जब से बनी है तब तक दिख रही है ना आपको। इंसान तो एकदम बोलते ना कि आया गया पता ही नहीं, मतलब कि 100 साल उसकी ज़िंदगी की। अभी तो कहाँ 100 साल जीते हैं, 50 साल 60 साल। कोरोना जैसे दैत्य आ जाते हैं, वो ज़िंदगी जो बोलते हैं ना टाइम पीरियड उसको और कम कर देते हैं। चलिए, बेस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ, इसके बाद मैंने लिखवाया था दिस रिलेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ विद लैंडफॉर्म इज फॉल्टी, full stop. According to Davis, the time or stage are depend on structure, process and time. Structure, process, structure and process. According to Davis, time or stage are depend on structure and process. Therefore, it may vary. Therefore, it may vary. लिख लिया? चलिए, अभी बस ये थ्योरी हमारी ख़त्म होने के उस पे है, ख़त्म होने वाली है थ्योरी आपकी। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं इसके यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड एज, इनके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए थ्योरी। हाँ, वो थ्योरी थी किस प्रोस्पेक्टिव तक थी? स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम। अगर उसके बारे में पूछा है आपको वहाँ तक लिखना है। ये है 150 शब्द का। अगर आया 250 शब्द का तो अब जो मैं लिखवा रहा हूँ ये उसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा। यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे लिखिए थ्योरी में द बिगिनिंग ऑफ इरोजन। द बिगिनिंग ऑफ इरोजन is stage of rapid and short lived. The beginning of cycle of erosion is stage of rapid and short lived upliftment of land mass. Upliftment of land mass having homogeneous structure. homogeneous structure का मतलब एक जैसा मटेरियल है। अगर आयरन का आयरन का आयरन का, ठीक है, ये सारे डिमेरिट्स में लिखवाऊंगा तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होमोजीनस स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, वंस द अपलिफ्टमेंट स्टॉप, वंस द अपलिफ्टमेंट स्टॉप्स, कॉमा, साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट्स, साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट्स एंड this cycle of erosion passes through youth, mature and old age. This cycle of erosion passes through youth, mature and old age. अब आपको क्या करना है, वीडियो को यहां पॉज कीजिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, बस आप ये लिख लीजिएगा, ड्रॉ डायग्राम करके लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ये डायग्राम बनाना है आपको। क्योंकि इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड कर दी हैं, स्ट्रक्चर ऐड कर दिया, अपलिफ्टमेंट मेंशन कर दिया, यूथ, मैच्योर, ओल्ड एज, ये तीनों चीज़ें मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, डन कर लेंगे आप इतना? ओके, चाहें तो आप अभी पॉज कर लीजिए, ये स्क्रीन के ऊपर अभी आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपको बनाना है। ठीक है, चलिए मैं आपको 5 मिनट दे ही देता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया है। ठीक है, आप बनाइए। हाँ, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बनाना है।
ठीक है, चलें आगे। ओके, अब आपको लिखना है यूथफुल स्टेज, ये हेडिंग डाल लीजिए, यूथफुल स्टेज, इसके बारे में लिख लीजिए। रिवर्स आर स्मॉल, रिवर्स आर स्मॉल एंड वाइडली, रिवर्स आर स्मॉल एंड वाइडली स्पेस्ड, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, रिवर एंगेज इन हेडवर्ड इरोजन, रिवर एंगेज इन हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन मतलब रिवर ऐसे सीधी आ रही है, जो उसके सामने आ रहा है ना उसको इरोड करती भी जा रही है, इसको बोलते हैं हेडवर्ड इरोजन यूथफुल के अंदर। आगे, ड्यू टू स्टीप स्लोप, यानी कि ड्यू टू स्टीप स्लोप, कॉमा, स्पीड ऑफ रिवर इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ रिवर इंक्रीजेस, फुल स्टॉप। sediment carrying capacity is high, sediment carrying capacity is high and more, and therefore river engages in valley deepening, river engages in valley deepening, ठीक है। वैली डीपनिंग मतलब यहां पे कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ये क्या करेगी और गहराई तक इरोड करती जाएगी। वैली डीपनिंग का मतलब है अगले जो वर्ड लिखवा रहा हूं, वी शेप वैली का बनना, ठीक है। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं एक बार ना दरवाजे को थोड़ा सा टाइट कर देता हूं, क्योंकि हवा से ना बार बार ये बंद हो रहा है और खुल रहा है, ठीक है। अब ये नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट और रुक जाइए, कुछ और यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देते हैं। आप भी सोच रहे होंगे सर लेक्चर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या करें भाई, ये जो समय है ना एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया है और इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है ना, मिनिमम टू मिनिमम मान के चलिए 80 किलोमीटर से ऊपर ही हवा चल रही है, ठीक है। मैं कैमरा घुमा के दिखा नहीं सकता, ठीक है। अदरवाइज आप देखते हैं ना पेड़ बिल्कुल ऐसे सीधे पेड़ है ना, यहाँ पे हमारे घर के चारों तरफ है, वो ऐसे जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इतनी ज़ोर ज़ोर से आपको बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है ना, कोई बात नहीं, वही है ना, अगर मैं यहाँ पे लेक्चर रोक दूंगा तो पता नहीं ये लाइट कब तक रहेगी, क्योंकि लाइट गई हुई है ना, तो लेक्चर एक बार हमने स्टार्ट कर दिया, पूरा हो जाए तभी स्टॉप करेंगे इसको। तो कहाँ तक पहुँच गए, डीपनिंग तक हो गया था, कॉमा, फॉर्मिंग वी शेप्ड वैली, फॉर्मिंग वी शेप वैली नोन एज गॉर्ज and canyon, known as gorge and canyon, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, वैली डीपनिंग टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ पॉट होल ड्रेनिंग, वैली डीपनिंग प्रोसेस टेक प्लेस बाय पॉट होल ड्रिलिंग, ठीक है। ये क्या है, वी शेप वैली का बनना, ठीक है। ये आपकी क्या बनी है, वी शेप वैली बनी है। अब यहां पे मैंने एक प्रोसेस बोला है पॉट होल ड्रिलिंग, ठीक है। अब ये पॉट होल ड्रिलिंग होता क्या है, अब यहां पे देखिए होगा क्या, इधर ही बना के बता देता हूं मैं आपको। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, मैंने क्या बोला, कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो बड़े पत्थर है ना वो भी यहाँ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो बड़े पत्थर है ना यहाँ इस तरीके से गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देते हैं, क्या कहते हैं, ये गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, ये आपस में क्या होता है, टकराते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ये और शार्प होता जाएगा, ठीक है। जैसे शार्प होता जाएगा नीचे 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 जाता जाएगा और ये गोल गोल घूमता जाएगा, ठीक है। आपने कभी वो ड्रिल मशीन देखी है, जिस तरीके से आप दीवार के अंदर छेद करते हो, वो कैसे करते हो, गोल गोल घूमती है ना, इसलिए इसी तरीके से ये जो बड़ा रॉक का जो पीस है ना, ये गोल गोल ऐसे घूमता है। जितना ये, अब देखिए वजन है इसके अंदर, नीचे तो जाएगा ही, और पानी इसको क्या कर रही है, ऐसे गोल गोल घुमा रही है, तो ये क्या होगा, ये घूमता जाएगा, इरोड होता जाएगा और तीखा हो जाएगा, इसकी वजह से ये वी शेप वैली बना देगा, ठीक है। ये है सिंपल सा पॉट होल ड्रिलिंग का कंसेप्ट। आजा भाई, हाँ अब ठीक है समझ में आ गया पॉट होल। अगला पॉइंट लिखिए, द अदर फीचर एसोसिएट विद
rivers are waterfall. The other features associated with river are waterfalls, rapids and cataracts. Rapids and cataracts बताता हूं ये क्या होते हैं. देखिए ये नदी है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे ज़्यादा गहरा गड्ढा हो गया है. क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा गहरा गड्ढा हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है. तो जब पानी यहाँ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा एकदम से नीचे जाएगा. ठीक है, पानी जब एकदम से नीचे गया, आगे भाई इतना बड़ा गड्ढा है ही नहीं, तो पानी एकदम से पीछे से ना बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, एकदम से नीचे गया और फिर एकदम से ऊपर आएगा. ठीक है, जब मैं एक बार राफ्टिंग करने गया था, हुआ था एकदम से राफ्ट गई सीधी ऐसे नीचे. ठीक है, उसके बाद सीधी 14 फीट ऊपर. ठीक है, वो उस टाइम का सबसे बड़ा वहाँ पे रैपिड था. तो बताया गया था भाई कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, जब इस तरीके का रैपिड है आप पकड़ के रखना राफ्ट को, अदरवाइज होगा क्या, राफ्ट कहीं और तुम कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलोगे. ठीक है, रिस्की होता है वो करना, लेकिन इन्जॉय बहुत किया था हमने क्या पूरा क्रू था, टीम थी 70 के आसपास की हमारी टीम थी, उस 2 गाड़ियाँ गई थी हमारी. तो ये है रैपिड और कैटरैक्ट. ठीक है, इसमें होता है क्या, पानी एकदम से नीचे जाता है और ऊपर आता है. ठीक है, और एक होता है ऐसे गोल गोल भंवर, आपने देखा ना गोल गोल भंवर घूमता है, वो होता है कैटरैक्ट. लिख लिया आपने, बहुत बढ़िया. अगला पॉइंट लिखिए इसी के अंदर, यूथफुल के अंदर ये सारी चीजें हम लिख रहे हैं. द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज मैक्सिमम एंड हेंस द मेन वर्क ऑफ रिवर इज वैली डीपनिंग. The velocity of river is maximum and hence the main work of river is valley deepening through vertical erosion. Through vertical erosion. Full stop. ये है आपका कंप्लीट. अच्छा, ये जो हमने डायग्राम बनाया ना, यहाँ पे कहाँ गया भाई डायग्राम, ये रहा. इसमें नीचे आप लिख देंगे क्या, गॉर्ज एंड कैनियन. ठीक है, बनाना है भाई समझाने के लिए, के साथ साथ जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बना लीजिए करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि एनोटेशन में आपको दे दूंगा, ये आपकी मेहनत है ये. ठीक है, कर लिया. अगली हेडिंग मैच्योर स्टेज. अगली हेडिंग है मैच्योर स्टेज. लिख लीजिए मैच्योर स्टेज. By the end of youthful stage, comma, there is a maximum distance between upper curve. By the end of youthful stage, there is a maximum distance between upper curve and lower curve. अपर कर्व एंड लोअर कर्व का मतलब समझ में आया. ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना मेरे बैकग्राउंड में, ठीक है, अरे ये वाला बैकग्राउंड नहीं, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं अपर और लोअर कर्व में. अपर और लोअर कर्व समझ में आ गया ना. एक तो है हाइट ऑफ डिवाइड सबमिट लिखा हुआ है ऊपर, और एक फिर नीचे आपको दिख रहा है वैली फ्लोर करके लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बीच में देखिए क्या है, मैक्सिमम डिवाइड कहाँ मिल रहा है आपको, मैच्योरिटी के स्टेज में. ठीक है, वही मैंने लिखवा दिया आपको. फुल स्टॉप. सेकंड पॉइंट लिखिए, एज द स्पीड ऑफ रिवर डिक्रीजेस, एज द स्पीड ऑफ रिवर डिक्रीजेस, वर्टिकल इरोजन गिव्स वे टू, वर्टिकल इरोजन gives way to lateral erosion. ठीक है, पहले वर्टिकल इरोजन हो रही थी, अब होगी लैटरल इरोजन, यानी कि हॉरिजॉन्टली जाएगी अब इरोजन. फुल स्टॉप. दिस कॉज वैली वाइडनिंग. इससे होगी क्या, वैली वाइडनिंग. अरे 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक चौड़ी होते हैं, और कहीं कहीं जगह तो 35 किलोमीटर तक है. ब्रह्मपुत्र एक ही दिन में कितना डेविएट हो जाती है, 35 किलोमीटर डेविएट हो जाती है अपने पाथ से. ठीक है, क्यों होती है भाई, इतना ह्यूमंगस अमाउंट में 7 लाख टन के आसपास मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है कि एक दिन का सेडिमेंट लाया गया है. 7 लाख टन बोला है मैंने. ठीक है,
एक दिन का ऑन एन एवरेज 3-3.5 लाख 4 से 5 लाख का रहता है। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है ना, जैसे मानसून के पीरियड में, तब इसकी ज़्यादा हो जाती है इरोजनल कैपेसिटी, क्यों, पानी ज़्यादा होता है। और यही एक ऐसी रिवर है जो अपनी मैक्सिमम लाइफ यूथफुल स्टेज में रहती है। इंडिया में जब वो एंटर करती है ना, तब मेच्योरिटी में आती है। नहीं तो कहाँ से, हिमालय से स्टार्ट होती है, हिमालय से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ऊपर, ये चाइना में मैक्सिमम पार्ट इसका फ्लो होता है। वहाँ पे ये क्या होती है, यूथफुल स्टेज के अंदर। और सिन्बैक्सियल बेंड है ना, वहाँ से ये 90 डिग्री का एंटर लेके इंडिया के अंदर एंटर करती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जब रिवर चैनल मॉर्फोलॉजी करेंगे तब आपको और डिटेल बता दी जाएगी इनके बारे में। कहाँ तक लिख लिया आपने? स्पीड डिक्रीजेज गिव्स वे लैटरल इरोजन, लिख लिया ना यहाँ तक? चलिए, फुल स्टॉप। दिस कॉज वैली वाइडनिंग, हो गया ना? ओके, एक मिनट रुकिए, आँख में कुछ गिर गया। अगला पॉइंट, द ड्रेनेज नेटवर्क is well developed. The drainage network is well developed, comma, meandering of river, comma, formation of flood plain. फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन बता देते हैं क्या होता है। ये आपकी क्या है, रिवर है, ठीक है। इस तरीके से समझाऊं, चलिए दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं। ये मान लीजिए आपकी क्या है, रिवर है ये, ठीक है। यूजुअली क्या है इसकी लोकेशन, जो इसके अंदर से पानी बहता है, ये है इसकी लोकेशन। मान के चलते हैं ये है 1 किलोमीटर की, ये इसकी नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन जब ज़्यादा बारिश हो जाती है, फ्लड आती है, तो ये अपना साइज कितना बढ़ा लेती है, ये अपना साइज कुछ इस तरीके से कर लेती है। यानी कि कितना हो गया, ये 1 किलोमीटर इसने अपने आप को यहाँ पे चौड़ा कर लिया है, और 1 किलोमीटर इसने अपने आप को यहाँ पे चौड़ा कर लिया है। क्या जो ये 1 किलोमीटर का जो एरिया है एक्स्ट्रा जो इसने भी एक्वायर किया, क्या यहाँ पे परमानेंट रहेगी? नहीं रहेगी परमानेंट। तो अब बताइए क्या होगा, जब भाई इसके पास क्या है, पानी ज़्यादा है, इरोजनल कैपेसिटी ज़्यादा है ना, तो अगर पानी यहाँ से फ्लो होगा तो क्या होगा, जो सेडिमेंट लाया गया है रिवर के द्वारा, जो रिवर के पानी के अंदर सेडिमेंट है, वो यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये देखा गया है कि मैक्सिमम किस दूरी तक अगर रिवर एक्सटेंड करती है, मतलब जो ऐसे फैलती है, वो किस दूरी तक है, जहां तक वो रिवर जाती है ना, वो उसका क्या कहलाता है, फ्लड प्लेन कहलाता है, ठीक है। ये जो एरिया है सीजनल भी आ सकता है इसके अंदर पानी, 5 साल में भी आ सकता है, 10 साल में भी आ सकता है, इसको फ्लड प्लेन बोला जाता है। और ये जो एरिया होता है ना, हाईली फर्टाइल होता है, लेकिन ये होता है रेड जोन एरिया। जो भी रेड जोन एरिया होता है वो क्या होता है, नो गो जोन, ठीक है। वहां पे आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते, खेती कर सकते हैं, वो बात अलग है, ठीक है, इलीगली। वैसे भी ये जो एरिया है ये नदी का है, नदी जब चाहे इसको रिक्लेम कर सकती है, इंसान देखता का देखता रह जाता है, उसकी पूरी मेहनत, पूरी फसल, पूरी जमा पूंजी उड़ जाती है उसमें, ठीक है। समझ में आ गया फ्लड प्लेन क्या होता है? टेंशन मत लीजिए, ये शब्द आ रहे हैं आपके दिमाग के ऊपर से उड़ ना जाए, मैं इसलिए एक एक चीज़ों को बड़े बारीकी से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके। ड्रेनेज नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, मेंडरिंग ऑफ रिवर, मेंडरिंग मतलब जो ऐसे सांप की तरह जाती है ना रिवर, वो। और इसके बाद है आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन, ये जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन था ये। इसके बाद बताइए, कॉमा, एलुवियल फैंस आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैच्योर स्टेज। एलुवियल फैन, एलुवियल फैन, अरे ऐसे जाएगी फिर दोबारा जुड़ जाएगी, ऐसे जाएगी दोबारा फिर जुड़ जाएगी। ब्रेडेड चैनल आपने देखा है ना, वो बिल्कुल उसी जैसा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअली वैसा होता नहीं है, बस आपके दिमाग में पिक्चर बन रही है, मोर देन इनफ है। टेंशन मत लीजिए, इन सभी चीज़ों की मैं आपके लिए पिक्चर दिखा दूंगा ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए। अगला पॉइंट लिखिए, बाय द एंड ऑफ मैच्योर स्टेज देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ रिलीफ। By the end of mature stage, there is a progressive
decrease of relief, full stop. old age, आगे लिखिए old age. It is the longest stage. It is a longest stage, full stop. अगला पॉइंट, vertical erosion. Vertical erosion is totally absent, but valley widening take place. But valley widening take place, यानी कि इस तरफ से ऐसे फोर्स लगता जाएगा, ऐसे डेप्थ में फोर्स नहीं लगेगा. नेक्स्ट, as the speed of river reduce, as the speed of river reduce, the main work of a river is deposition. The main work of river is deposition, full stop. अगला पॉइंट, water divide reduce in dimension. बताता हूं क्या होता है. Water divide reduce in dimension and valley become almost flat. Almost flat with कैसा स्लोप रहेगा, कॉनकेव स्लोप, कॉनकेव स्लोप. अगला पॉइंट, फ्लड प्लेन आर वास्ट. फ्लड प्लेन आर वास्ट. meandering increases to give rise oxbow lake. meandering give rise to oxbow lake. मतलब ये ऐसे 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 घूमती गई. अब क्या हुआ, ये एरिया टच हो गया, पानी अब यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा. अब ये जो एरिया है ना पूरा, ये क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सबो लेक. ठीक है, ये जहाँ पे मेंडरिंग होती है ना, वहीं पे ही ऑक्सबो लेक आपको बनती हुई दिखाई देगी. ठीक है, लिख लिया. ठीक है, ऑक्सबो लेक के बाद है फुल स्टॉप, उसके आगे लिखिए, रिवर बिकम हाईली ब्रेडेड. रिवर बिकम हाईली ब्रेडेड. अरे यहाँ पे ऐसा, ये है ब्रेडेड चैनल, मतलब समझ रहे हैं. यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, इधर डिपॉजिट हो गया, इधर डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, ये सेडिमेंट्स हैं ये. ठीक है, ये चैनल वही है, देखिए ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है, ये चैनल वही है, आगे जाके फिर दोबारा उसी स्ट्रीम में ऐड हो गया. ठीक है, ये आपका क्या है, ब्रेडेड चैनल का एग्जाम्पल. आगे कहाँ तक लिखा है, बहुत बढ़िया, ब्रेडेड चैनल हो गया, फुल स्टॉप. आगे, the whole surface is transformed into flat, featureless, flat, featureless peneplain. Peneplain having residual hills. Having residual hills, क्या नाम है उसका, known as Monadnock. Known as Monadnock. ठीक है, तो ये है आपका पूरा डेविस का कंसेप्ट. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्रिटिकली एनालाइज, तो आपको क्या बताना है, प्लस और माइनस. क्रिटिकली एनालाइज तब होता है. ठीक है, तो आप डिमेरिट लिखिए अब इसके बारे में. यानी जो डेविस के कंसेप्ट है उनके द्वारा दिए गए कंसेप्ट का डिमेरिट्स लिखिए, क्या क्या हैं. पहला, डेविस अजम्पशंस ऑफ अपलिफ्टमेंट. Davis assumptions of upliftment of landmass has been rejected. Has been rejected. क्यों? Because Davis was assumed that upliftment was short and rapid. Davis assumed that upliftment is short and rapid. Full stop. The plate tectonic theory
as shown plate tectonic theory has shown upliftment is very slow, has shown upliftment is very slow and of long duration, very slow and long duration, full stop. B, relationship between erosion and upliftment is wrong. Relationship between erosion, erosion and upliftment is wrong. क्यों? Because according to him, erosion starts after the upliftment. Erosion starts after the upliftment completed. After the upliftment completed. Full stop. Davis gave this concept to simplify the theory. Davis gave this concept to simplify the theory. ठीक है, डेविस ने ये कंसेप्ट इसलिए दिया था क्योंकि आपको कहीं से स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, आपने वही क्यों लिया, उसके लिए कुछ थॉट प्रोसेस चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे लिया। और डेविस ने खुद बोला था कि मुझे पता ये गलत है, लेकिन डेविस ने बोला कि भाई फिर कोई थ्योरी एग्जिस्ट करेगी नहीं। ठीक है, कोई थ्योरी नहीं आएगी तो आप कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। ठीक है, इसलिए ये सारी जो थ्योरी, ये जो चीज़ें हैं उनको खुद पता था। ठीक है, सिंप्लीफाई द थ्योरी एंड ऑल्सो because erosion is not significant, during the phase of upliftment. C, ये डिमेरिट से लिख रहे हैं हम। ओवर एम्फेसिस ऑन टाइम। अब थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करके लिखते हैं। ओवर एम्फेसिस ऑफ टाइम का मतलब क्या है? पहला पॉइंट इसके अंदर, द डिवीजन साइकिल टू बी लुक कंप्लीटेड, डिवीजन साइकिल टू लुक कंप्लीटेड, इट रिक्वायर्स लॉन्ग crystal stability, required long crystal stability। ठीक है, क्या क्रस्ट कभी पूरी स्टेबल होती है? अरे होती है, नहीं होती ना। But plate tectonic has proved that plates are always in motion. And hence climate as well as endogenetic process are not stable. ये जो टाइम है ना, उसी के अंदर दूसरा पॉइंट लिखिए। According to him, landform is an outcome of structure, process and stage। यहाँ पे टाइम नहीं, स्टेज लिखते हैं, and stage। But this theory is time dependent। Time dependent with overemphasis on stage, लिख लिया, full stop। Planck objected to this sequential development।
of landform and express that landforms are expression of phases and the rate of upliftment with the relation to denudation मुझे पता है आपके सिर के ऊपर से गई है, पैंक का नाम आया, इनकी थ्योरी ही है ऐसे। देखिए सिंपल भाषा में समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। क्या बोला है पैंक ने बोला कि माना कि भाई टाइम है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम के ऊपर भाई कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे पैंक क्या बोलता है कि भाई एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक दोनों प्रोसेस एक साथ लगे हैं, ठीक है। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो डोमिनेट करेगा। ये था पैंक का कहना, सिंपल सा, इतना सा आप देख लीजिए। अभी थोड़ी देर में हम पैंक को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस ये ख़त्म होने वाला है ये डेविस का, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट, ही कॉल हिज साइकिल एज ए नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। ही कॉल his cycle as normal cycle of erosion, but it is only applicable to the region where river are the main agent, लिख लिया? ओके, full stop. Thus the Davisian cycle does not apply to the area. Davisian cycle does not apply to the area. कौन से एरिया में? एरिया apply to area of desert and area of glacier and एरिया ऑफ ग्लेशियर। इसके लिए इनका एक शिष्य है पेल्टियर, ग्लेशियर के लिए। वो बोलते हैं कि अरे हम है ना गुरुजी, हम बताएंगे ग्लेशियर कैसे, लेकिन थ्योरी आपकी लगाएंगे, यूथ मैच्योर और ओल्ड एज यहाँ पे भी लगा के दिखाएंगे, ठीक है। मतलब कि पेल्टियर ने क्या नाम है, वो डेविसियन स्कूल से ही पढ़े हुए थे, तो उन्होंने जो भी अपनी थ्योरी दी, आइडियोलॉजी दी, वो डेविस से इन्फ्लुएंस थी। और एरिड साइकिल की बात करें, एरिड साइकिल के अंदर कौन है, क्या नाम है उनका, एलसी किंग। एलसी किंग क्या थे, एक खदान में काम करते थे। मतलब वहाँ पे थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा ये भी स्तब्ध हो गए कि ये सारी चीज़ें क्यों मिल रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, पैंक को भी पढ़ा, डेविस को भी पढ़ा। जो हिस्सा है पसंद आया डेविस का, वो इन्होंने डेविस से उठा लिया। जो हिस्सा पसंद आया पैंक से, वो पैंक से उठा लिया, मिला के अपनी थ्योरी दे दी है। जो सिर्फ कहाँ लगती है, साउथ अफ्रीका के उस पर्टिकुलर रीजन में लगती है, और कहीं नहीं लगती वर्ल्ड में। और सबसे बड़ी बात पता क्या क्या कह रहे, मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। ये उनके कुछ अपनी लैंग्वेज में बोले होंगे वो, ठीक है। ऐसा कुछ उनका कहना था कि भाई जो मेरी थ्योरी है ना पूरे वर्ल्ड में लगती है, जहाँ मर्जी जाके देख लो, ठीक है। पता चला वो तो सिर्फ जहाँ खड़े हैं वहीं लगती है। तो उनसे पूछा ये बाकी जगह क्यों नहीं लगती, बोला लगेगी, टाइम तो आने दो, ठीक है। ये मेरी लाइन नहीं थी, कभी आप जोड़ के लिख दो कि नहीं सर उन्होंने बोला, ठीक है। ये हमारी एडेड लाइनें हैं, ठीक है। कहाँ तक लिखा है आपने, ग्लेशियर लिख लिया, अगला डीमेरिट लिखिए। द एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट दैट इज पेनिप्लेन, द एंड प्रोडक्ट दैट इज पेनिप्लेन आर सजेस्टेड बाय डेविस, आर डाउटेबल, क्यों, कॉमा डाल के लिखिए, बिकॉज इन ओल्ड एज the capability, probability और capacity को ऐड कर दिया मैंने। in the old age the capacity of transform the sediment and erode the sediment, transform the sediment and erode the sediment are totally absent। ओल्ड एज में भाई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो डिपोजिशन होता है, वहाँ पे डिपोजिशन होगा तो कैसे आप ये बोल सकते हो कि नियर टू दी फ्लैट ग्राउंड पेनिप्लेन बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एब्सेंट, देयरफॉर पेनिप्लेन आर नॉट कॉमनली फाउंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड,
Therefore peneplain are not commonly found all around the world. आखिरी लिख लीजिए इनका क्या, डिमेरिट. His cycle is full of deductive, DEDUCTIVE. मतलब क्या है, लिख लीजिए ब्रैकेट में, बेस्ड ऑन अजम्पशन, ऐसा मुझे लगता है कि भाई ये प्रोसेस हुए थे, कोई प्रूफ नहीं है उसका कि यही प्रोसेस हुआ था या कोई और प्रोसेस था. ठीक है, बेस्ड ऑन अजम्पशन लिख लिया ब्रैकेट में. एंड हेंस can't be totally scientific, and hence can't be totally scientific, full stop. तो बताइए, डिमेरिट लिख लिया आपने सारे, तो कुछ इनके चुनिंदा क्या लिख लेते हैं, मेरिट्स लिख लेते हैं. बताए थे आपको मैंने कल के लेक्चर के अंदर, बस अभी उसको राइटअप के फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपकी ही क्या थी, डिमांड थी. ठीक है सर, हमें राइटअप दे दीजिए क्योंकि ये 3-4 लेक्चर हैं, अगर आप राइटअप दे देंगे तो थोड़ा सा हमारा भला हो जाएगा. अरे भाई ऐसा कैसे कि हम आपको राइटअप प्रोवाइड ना करें, आपकी तरफ से सजेशन आए, रिक्वेस्ट आए. ठीक है, डिमेरिट हो गया, मेरिट लिखिए. पहला, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, ल्यूसिड एंड हैंस एडमायर्ड बाय स्टूडेंट. सिंपल, ल्यूसिड and hence admired by students and as well as geographer and as well as geographers, full stop. Cycle has predictive value, cycle have predictive value, ये दूसरा है इसका मेरिट. ठीक है, दूसरा मेरिट है, साइकिल है प्रेडिक्टिव वैल्यू. मतलब ये आप समझ सकते हैं ना कि अगर मैं आपको मेच्योर बोलता हूँ तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा मेच्योर, अच्छा इसके अंदर आपको झरने दिखेंगे, अच्छा इसके अंदर आपको मियंडर टाइप में कुछ देखने को मिलेगा. तो ये क्या है, हाँ ये आप प्रेडिक्टिव वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका प्लस पॉइंट है. ब्रैकेट में लिख लीजिए, कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडिक्शन, कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडिक्शन एज वेल एज कैन बी यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, as well as can be used for historical interpretation. Third, because of simple language, because of simple language, the division model is used for field observation. The division model is used for field observation, फुल स्टॉप. ठीक है, अब लिख लेते हैं इसका एक कंक्लूजन. ठीक है, ताकि हमारी जो बोलते हैं ना पूरी एक घटना चक्कर जो हमने बनाया वो कंप्लीट हो जाए. ठीक है, पैंक मैं आपको कल ही करवाऊंगा. ठीक है, पार्ट ABC मैं सोच तो रहा था अभी करवा दूं क्योंकि लाइट आई नहीं है. ठीक है, सिग्नल मिल चुका है कि भाई इन्वर्टर बोल चुका है. ठीक है, तो अभी देखते हैं 5-10 मिनट में करते हैं लेक्चर को वाइंड अप. ठीक है, कंक्लूजन, द डिवीजन थ्योरी, the division theory is though time dependent, it was influenced by Darwin school, it was influenced by Darwin school, which was the biggest scientific breakthrough, biggest scientific breakthrough during those time, full stop. Even after 121 years, the theory is accepted. Even after 122 year. Even after 122 year, his theory is accepted because as Chorley point out, due to simplicity,
simplicity, comma, huge appeal and accept, huge appeal and accept of landscape development in cyclical manner, huge appeal and accept of landscape development in cyclical manner। यहाँ पे आपका ये जो कंक्लूजन है ख़त्म होता है। तो देखिए अभी तक जितना मैंने लिखवाया है ये एक प्रॉपर आपके स्ट्रक्चर होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से ना इसको और बेहतर करके लिख सकते हैं। अगर आपके पास खुद का कोई बनाया हुआ कंटेंट है, ठीक है, मॉडल अवेलेबल है, तो आप वो भी इसको मतलब अपने नोट्स के अंदर अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये एक मैंने डायरेक्शन प्रोवाइड किया कि कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो मैंने डिक्टेशन प्रोवाइड की है, ठीक है, आपको बिना रोके ये पूरी करनी थी, ठीक है। अगर आप ये पूरा लिख पाएँ इट मीन्स आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, ठीक है। एक बार आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको 1.25, 1.5, ठीक है, 1.75 इस स्पीड पे करके देखिए। अगर आप तब भी लिख पा रहे हैं ना इट मीन्स आपके जो राइटिंग का स्टैमिना है काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप इसके साथ प्रैक्टिस, बैंक का मैं सोच तो रहा था आज ही करवा दूं, लेकिन क्या करें आज समय भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। देखिए लेक्चर ख़त्म होते ही, पिछले 2 लेक्चर में मैंने बोला नहीं तो आपने रिपीट रिवाइज नहीं किया ना, दोबारा से बोल रहा हूँ। क्या करना है आपको, रीड रिपीट एंड रिवाइज। और बताइए सुबह उठते क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करते ही रिकॉल करना है। तब तक मेरे को दीजिए इजाज़त। सबको नमस्कार, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है।